नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की, जो कोई 10-20 साल की नहीं बल्कि पूरी 3 सदियों की एक शानदार यात्रा है। दरअसल हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारा संविधान बस 1946 से 1950 के बीच बांटकर लिख दिया गया, लेकिन सच तो ये है कि इसकी असली जड़ें सदियों पीछे जाती हैं। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस पूरी यात्रा को गहराई से समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, 1600 के दशक की एक व्यापारिक कंपनी जिसका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, भला उसने आधुनिक भारत का प्रशासनिक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर दिया? मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी देश चलाने का ढांचा कैसे बना सकती है? ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हैरान कर देने वाले अनपेक्षित परिणामों में से एक है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझे हुए रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इस 300 साल के लंबे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 अलग अलग युगों में बांटा है। शुरुआत करेंगे व्यापारी से शासक तक के सफर से, फिर देखेंगे कंपनी शासन का नियमन, उसके बाद क्राउन शासन की ओर बदलाव, फिर प्रतिनिधित्व का उदय और आखिर में पहुंचेंगे संविधान के ब्लूप्रिंट तक। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं, व्यापारी से शासक तक का सफर। हमारे संविधान को आकार देने वाली ये पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि असल में 2 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बटी हुई है। पहला चरण है कंपनी शासन, जो 1773 से शुरू होकर 1858 तक चला, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन शासन, जो 1858 से 1947 तक रहा। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, वर्ष 1600 में एक रॉयल चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने का एकाधिकार लेकर आई थी। तब वो सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन फिर 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए और रातों रात एक व्यापारिक कंपनी एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बन गई। यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, कंपनी शासन का नियमन। अब जैसे जैसे इस ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें बेतहाशा भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। इस बेलगाम होती कंपनी पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश संसद को बीच में आना पड़ा। इसकी शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठा दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बन गए। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो ब्रिटिश संसद ने लगभग हर 20 साल के अंतराल पर एक नया चार्टर एक्ट पेश किया। ये 20-20 साल का रिदम कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके जरिए ब्रिटिश संसद धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को कम कर रही थी। इसी कड़ी में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शासन का एक बिल्कुल नया और अनोखा ढांचा तैयार किया, जिसे हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें किया ये गया कि कंपनी के व्यापारिक कामों को राजनीतिक कामों से एकदम अलग कर दिया गया। व्यापार को संभालने के लिए पुरानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही रखा गया, लेकिन राजनीतिक और सैन्य मामलों पर नजर रखने के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ये प्रशासनिक कार्यों के बंटवारे का एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसने कंपनी के सामान्य व्यापारिक एकाधिकार को ही खत्म कर दिया। अब इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है, चा ची अपवाद। चा से चाय और ची से चीन। मतलब ये कि कंपनी का बाकी सारा व्यापारिक एकाधिकार तो छीन लिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर उनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल 1833 तक बना रहा। है ना ये याद रखने का एक दिलचस्प तरीका। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जहां कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है, क्राउन शासन की ओर बदलाव। 1857 के विद्रोह ने, जिसे हम पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से पैकअप कर दिया गया। शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में आ गया, और जो पद पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे अब सीधे ब्रिटिश राजशाही के प्रतिनिधि के रूप में वाइसरॉय का नाम दे दिया गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। इसी दौर में 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने एक और ऐसी नींव रखी जिसे हम आज तक अपनी सरकार में देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। इसमें वाइसराय की परिषद के हर एक सदस्य को एक अलग अलग विभाग सौंप दिया गया।
अगर हम आज के आधुनिक कैबिनेट मंत्रालयों को देखें, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका बिल्कुल मूल आधार यही 1861 का औपनिवेशिक नवाचार है। सिर्फ मंत्रालय ही नहीं, 1861 के इसी अधिनियम ने वायसराय को एक और बहुत बड़ी ताकत दी। वो ये थी कि आपातकाल की स्थिति में वायसराय बिना अपनी परिषद की सहमति के भी अध्यादेश जारी कर सकता था, और ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहता था। अब इसे आज के संदर्भ में देखिए। हमारे आधुनिक भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं, वो सीधे तौर पर 1861 के इसी प्रावधान का एक निरंतर रूप है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं चौथे युग में, प्रतिनिधित्व का उदय। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने मजबूरी में ही सही भारतीयों को शासन में शामिल करना शुरू किया। ये विधायी अधिकारों के विकास का एक बहुत ही क्रमिक और संघर्ष भरा सफर रहा। 1892 में पहली बार ऐसा हुआ कि विधान परिषदों में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार आए, जिसमें पृथक निर्वाचन की बेहद विवादित शुरुआत हुई। इसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने कुछ नई व्यवस्थाएं पेश की, और यह सिलसिला 1932 के कम्युनल अवार्ड तक लगातार विकसित होता रहा। अब 1919 के अधिनियम की एक बहुत ही खास बात थी, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। इसने प्रांतीय स्तर पर शक्तियों को 2 हिस्सों में काट कर रख दिया। पहले थे आरक्षित विषय, जैसे पैसा और पुलिस, जो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नर के कड़े नियंत्रण में थे, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, जो भारतीय मंत्रियों को थमा दिए गए। ये कोई बराबरी का बंटवारा नहीं था, बल्कि प्रशासनिक शक्ति का जानबूझकर किया गया एक बेहद असमान बंटवारा था। इसी सिलसिले में 1932 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टकराव देखने को मिला, जब कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल लाने का प्रयास किया गया, तो महात्मा गांधी ने इसका बहुत भारी विरोध किया। उनका मानना था कि इससे समाज बढ़ जाएगा। अंततः महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर सहमति बनी। इस समझौते के तहत विवाद को सुलझाया गया और पृथक निर्वाचन को हटाकर उसकी जगह विधायी परिषदों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। और अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, संविधान का ब्लूप्रिंट। 1933 का भारत सरकार अधिनियम औपनिवेशिक युग का सबसे विस्तृत और व्यापक दस्तावेज था। इसने शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा किया। केंद्र और राज्यों के बीच संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूचियां बनाई गईं। प्रांतों में जो पहले द्वैध शासन चल रहा था, उसे पूरी तरह से खत्म करके प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई। और तो और, इसी अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और संघीय न्यायालय जैसे उन बेहद अहम संस्थानों की नींव रखी जो आज भी हमारे देश की रीढ़ हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70%। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि 1935 के इस अधिनियम के ढांचे का लगभग 70% हिस्सा सीधे तौर पर हमारे आज के भारतीय संविधान में अपना लिया गया था। जरा सोचिए, जिस संविधान को हम अपना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ग्रंथ मानते हैं, उसका इतना बड़ा हिस्सा सीधे 1935 के इस कॉलोनियल कानून से लिया गया है। और अंत में वो ऐतिहासिक मोड़ आया जब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और लॉर्ड माउंटबेटन की इस विभाजन योजना के साथ ब्रिटिश शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस योजना ने क्षेत्रों का विभाजन किया और 2 पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर उभर कर आए। सदियों से चला आ रहा वो प्रशासनिक विकास इस एक पल में आकर एक नए युग का सवेरा बन गया। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमारी आज की इस आधुनिक और स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा आज भी बिना हमें महसूस हुए उसी 300 साल पुरानी प्रशासनिक रूपरेखा से चल रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक व्यापारिक कंपनी जो हमारे देश में सिर्फ व्यापार करके मुनाफा कमाने आई थी, वो अनजाने में ही सही हमारे पूरे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार कर गई। इतिहास की इस निरंतरता को समझना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी।